इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी कोई एक सिस्टम को वर्क डन इन असेंबलिंग ए सिस्टम, एक सिस्टम को बनाने में, असेंबलिंग अ सिस्टम, जो एनर्जी खर्च होता है वो एनर्जी कहाँ चला जाता है? वो एनर्जी चला जाता है सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर दो चार्जेस अगर जो Q1 और Q2 हैं तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? K Q1 Q2 बाई आर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुम इनफाइनाइट से एक चार्ज तुम एक इनफाइनाइट से चार्ज लेके आ रहे हो और यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करेगा उसका निगेटिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वर्क डन करेगा इस पर, तो उसका निगेटिव वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। मतलब यू इज ई डॉट डी आर। जब तुम किसी रास्ते से ले आ रहे होगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी फोर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, उसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज है ना? तो ये इस पे फोर्स कितना लगेगा? क्यू इंटू ई, क्यू ई डॉट डी आर। समझ में आ रहा है? फोर्स हो गया। तो इस तरह से निकाला जा सकता है। और अगर जो मान लो कि एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो उनका इस तरह से निकालना पड़ेगा। मान लो कि Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में दूरी है R1 और एक तीसरा चार्ज Q3 हो गया जो इससे दूरी रखता है R2 और इससे दूरी रखता है R3। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या करना है? इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए ऐसे सोचना है कि जब मैं सिर्फ Q1 चार्ज लेके आया हूँगा, जब मैं सिर्फ Q1 चार्ज लेके आया हूँगा तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, है ना? तो जीरो वर्क डन। लेकिन जब Q1 को रख दिया उसके बाद Q2 को लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? K Q1 Q2 बाई R1। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जब तीसरा को लेके आओगे तो तीसरा का पहला के वजह से भी लिखना पड़ेगा, मतलब Q1 इंटू Q3 बाई R3 प्लस K Q2 Q3 बाई R2, इस तरह से लिखना पड़ेगा। कुल मिला के सभी पेयर्स को लिखना पड़ेगा, है ना? मतलब ऑल पेयर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस अगर जो है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा सभी का समेशन, सभी पेयर्स का पोटेंशियल एनर्जी का समेशन, ऑल पेयर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ चार्जेस, सभी का समेशन करोगे तो आएगा पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इसी के आधार पे जैसे कुछ एग्जांपल भी करते हैं, कैसे क्वेश्चन रहेंगे। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके देखो कैसे क्वेश्चंस रह सकते हैं। जैसे इस तरह से देगा कि एक चार्ज Q1 है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, और एक चार्ज है Q2 जिसको U स्पीड दिया गया, है ना? इन दोनों के बीच में दूरी था कितना? शुरुआत में जो भी दूरी रहा होगा, ठीक है, शुरुआत में जो दूरी रहा होगा वो ये मान लो कि R है। अब तुमसे पूछा गया सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा जो कि अप्रोच करेगा। जैसे Q2 अगर जो आएगा, Q2 को इधर छोड़े हो, इसके तरफ आने के लिए छोड़े हो, Q1 के तरफ आने के लिए छोड़े हो, तो Q2 तो आएगा। लेकिन Q1 और Q2 अगर जो सेम नेचर ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये तो फिक्स्ड है, इस पे फोर्स लगेगा तो भी ये इधर उधर हिलेगा नहीं, लेकिन Q2 चार्ज जो है उस पर फोर्स लगेगा, उसके वजह से इसका स्पीड घटेगा। स्पीड घटेगा तो ये धीरे धीरे स्पीड घटता हुआ इधर आएगा, फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो फिर वापस चला जाएगा। जैसे बॉल ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है वैसे ही ये भी करेगा, ऐसे आएगा। तो मान लो कि यहाँ पे आ गया तो ये वाला दूरी क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मान लो कि यहाँ से आके घूम गया, यहाँ इतना स्पीड तुम्हें दिया था कि यहाँ तक पहुंचा और घूम गया। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करेंगे, मान लो कि इसका मास m गिवन है, इसका मास m गिवन है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन इसमें करेंगे। तो क्या होगा कि इसमें एनर्जी का कोई भी क्षति नहीं हुआ है ना? और हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हैं, दो चार्जेस के बीच में कितना दूरी है तो पोटेंशियल एनर्जी उसका लिखना जानते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन इसमें यूज कर देंगे। एनर्जी का इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इनिशियल एनर्जी इज, एक तो काइनेटिक एनर्जी जो दिए हो
Q2 को, और दूसरा दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या था, K Q1 Q2 बाई R। और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे यहाँ पर जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा वहां पर वेलोसिटी Q2 का 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। तो बचा क्या, K Q1 Q2 बाई R C। समझ में आ रहा है, क्लोजेस्ट दूरी। अब दोनों को क्या करोगे, ई आई इस्तेमाल करोगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उसमें ई आई इज इक्वल्स टू ई एफ करके इसका आर सी का वैल्यू निकाल दोगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आर गिवन होगा, एम गिवन होगा, सभी चीजें गिवन होंगी, सिर्फ आर सी निकालना होगा, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा एक तरह का सवाल इस तरह से आ सकता है इसमें कि Q1 चार्ज है, इसका मास M1 है, और एक Q2 चार्ज है, इसका मास M2 है। शुरू में ये रेस्ट में था, इसका स्पीड U था, है कि नहीं, इसको U स्पीड दिया गया, ये रेस्ट में था, लेकिन ये इस बार फिक्स्ड नहीं है। पहला वाला सिचुएशन से दूसरा वाला सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे से आगे आएगा ना, इस पे इन दोनों के बीच में फोर्स जो होगा, दोनों का नेचर सेम है ऐसा मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ धक्का देगा, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ धक्का देगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि इसका स्पीड घटेगा और इसका स्पीड बढ़ेगा। तो जब दोनों का ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, दोनों का शुरुआती सिचुएशन ऐसा है कि दोनों R1 दूरी पे है, मान लो कि R दूरी पे है, जो भी है R दूरी पे है। अब सिचुएशन ऐसा होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस तब होगा जब दोनों का स्पीड M1 का स्पीड अगर जो v हो गया और इसका स्पीड भी v हो गया, है ना, उस समय क्या होगा, सबसे नजदीक दोनों रहेंगे, क्योंकि एक का स्पीड घट रहा है और एक का स्पीड बढ़ रहा है। तो जब तक इसका स्पीड ज्यादा है इससे, तब तक इन दोनों के बीच का दूरी घटते रहेगा। लेकिन जैसे ही आगे वाला का स्पीड पीछे वाला की स्पीड से ज्यादा हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद फिर अब तो इसका बढ़ने वाला, इसका घट रहा है, मतलब ये पिछड़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो अब दूरी और बढ़ना चालू होगा। दोनों का स्पीड जब सेम हो जाएगा, उसी समय क्लोजेस्ट डिस्टेंस रहेंगे। तो इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या करोगे, m1u इज इक्वल्स टू m1v प्लस m2v, एक ये हो जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ कॉन्सेप्ट 2, इसमें क्या लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब दोनों का एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। तो एनर्जी कितना रहेगा, एनर्जी रहेगा इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल एनर्जी इज हाफ m1u स्क्वायर प्लस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी R इज इक्वल्स टू हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर प्लस K Q1 Q2, और दोनों के बीच का जो दूरी है ये दोनों को बराबर कर दोगे यहाँ से। इस तरह से, इस आइडिया से तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। तीसरा तरह का जो सवाल है वो इस तरह से भी हो सकता है कि एक चार्ज Q1 इधर है और एक चार्ज ये Q2 है, ठीक है, और Q1 जो है इधर है ना। इससे क्या होता है कि इसको स्पीड इधर दिया जाता है, U स्पीड इधर दिया गया, दोनों का नेचर अगर जो सेम है, अलग नेचर के लिए भी समझ सकते हो। इसमें बोलेगा कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका पाथ इमेजिन करो कि क्या होगा, ये वाला फिक्स्ड है, ये वाला जो है फिक्स्ड इस केस में है, तो क्या होगा इसका, इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी कब होगा, इन दोनों के बीच में सबसे कम दूरी कब होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस केस में तुम्हें क्या करना है, ऐसे केसेस में इसका पाथ जो है इमेजिन करना है कैसे होगा, क्योंकि इस पे फोर्स उधर लगेगा तो इसका वेलोसिटी इधर है, तो इधर फोर्स लगेगा तो एक कंपोनेंट उधर भी है, तो समझ लो कि ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से अपना पाथ चूज करेगा, ये तो फिक्स्ड है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब कहेंगे, जब तक इसके मोशन का डायरेक्शन, तुम ऐसा सोचो कि इन दोनों लाइन को मिलाओ, इन दोनों लाइन को मिलाओ, ऐसे मिलाओ, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइन यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइन यहाँ है। अब समझ लो इसका मोशन का यहाँ पे डायरेक्शन इधर था, इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, यहाँ पर भी मोशन का डायरेक्शन इधर है, एक कंपोनेंट इधर भी आएगा। कहने का मतलब एक कंपोनेंट अगर जो इधर आ जाएगा इसके स्पीड का, तो यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी घटते रहेंगे, दोनों चार्जेस के बीच में दूरी घटते रहेंगे। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे मोशन का डायरेक्शन 90 डिग्री पे हो जाए, जहाँ पे मोशन का डायरेक्शन 90 डिग्री पे हो जाए, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे लेके जाओ, और अगर जो ये 90 डिग्री हो गया तो इसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में अब दूरी घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। तो सबसे क्लोजेस्ट दूरी तब होगा जब यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करो और इसका मोशन का, यानी कि इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर हो जाए, उसी समय क्या होगा, इन दोनों के बीच में सबसे क्लोजेस्ट
दूरी रहेगा, तो इसमें हमें यूज क्या करना है, इसमें हमें दो चीज यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि अगर जो टॉर्क का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर जो जानते हो, टॉर्क का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट जानते हो, तो ऐसा समझ लो इस पॉइंट के अबाउट में जो भी फोर्स लगेंगे हमेशा फोर्स का डायरेक्शन, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फोर्स इधर लगेगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फोर्स इधर लगेगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फोर्स इस पे इधर लगेगा, और इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट में जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क जीरो आएगा, इसका टॉर्क जीरो आएगा, हर समय टॉर्क जीरो है, नेट टॉर्क इज जीरो। तो यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक कॉन्सेप्ट ये लगेगा, और एक कॉन्सेप्ट लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये दूरी दिया हुआ रहेगा, ये वाला ये लाइन ऐसा दिया हुआ रहेगा कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में जो गैप है वो कितना है, डी। समझ में आ रहा है? तो लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुरुआत इसका मास अगर जो स्मॉल एम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है एम यू डी। तुम्हें पता होना चाहिए ये एम यू डी हो जाएगा, और यहाँ पर जब वेलोसिटी वी रहेगा, यहाँ पर जब वेलोसिटी वी रहेगा तब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी अगर जो हमें पता है कि यही निकालना है, ये वाला छोटा सा दूरी हो गया, तो क्या हो जाएगा, एम यू टी शुड बी इक्वल्स टू एम वी आर सी। ये वाला एक कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाएगा, कैसे लग जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस, है ना, ये वाला सिचुएशन, पहला वाला सिचुएशन समझ में आ रहा है, ऐसा हो जाएगा। पहला वाला सिचुएशन, ये वाला दूरी अगर जो पता है इसको निकालना पड़ेगा, ये वाला दूरी अगर जो x है, ये वाला दूरी x है, तो k q1 q2 बाई x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के q1 q2 बाई आर सी। इसमें वैल्यूज दिए हुए रहेंगे। अब इसी इन तीनों केसेस में अगर जो ऐसा दे दिया गया है, तीनों केसेस में ऐसा दे दिया गया कि इन दोनों की शुरुआती दूरी इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, इनिशियल पोटेंशियल ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और इस केस में भी अगर जो देखा जाए, इसमें दे दिया जाए कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट दूरी है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद वाला सिचुएशन का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी इनफाइनाइट अगर जो सेपरेशन था बहुत दूर से रहा है, मतलब ये बहुत दूर से आ रहा है इस लाइन पे, है ना, और अचानक इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन चालू हो गया, ये इनफाइनाइट, इन दोनों के बीच में दूरी इनफाइनाइट है, लेकिन हाँ ये जहां रखा हुआ और ये जहां रखा हुआ, दोनों का अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो दोनों के बीच में गैप जो है वो डी का है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस तरह से लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर आगे का काम किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब है बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, अगर जो मान लो कि एक क्यू चार्ज है और एक यहाँ इस पॉइंट पे अगर जो कोई पोटेंशियल पूछता है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या समझना है, अगर जो आर दूरी पे कोई पूछता है कि भाई पोटेंशियल क्या होगा, तो तुम्हें इमेजिन करना है कि एक कूलम चार्ज यहाँ पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो तुम उस फॉर्मूले से जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था कि Q1 Q2 बाई आर, Q1 की जगह पे एक कैपिटल Q पुट कर दो और Q2 की जगह पे 1 कूलम पुट कर दो, तो तुम्हारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, इसका आंसर हमें मिल गया। अगर कोई पूछे कि भाई अगर यहाँ पे चार्ज है Q1 Q2 Q3, है ना, और यहाँ पर पोटेंशियल पूछा जाए, और यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से ये वाला दूरी है R3, ये वाला दूरी है R1, और ये वाला दूरी है R2, और ये वाला पॉइंट P पे कोई पोटेंशियल पूछे, तो पोटेंशियल लिखने के लिए क्या करोगे, के Q1 बाई R1 सभी के वजह से लिखोगे के Q2 बाई R2 प्लस के Q3 बाई R3, ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो कि ये पॉइंट चार्ज की वजह से तो हम निकाल लिए, यूनिफॉर्म रिंग जो है उसके वजह से क्या होगा,
अगर जो यूनिफॉर्म रिंग का बात करें, अगर जो एक रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पे चार्ज है कितना, इस पे चार्ज है कैपिटल क्यू, तो इस पे इसके सेंटर पे ये वाला सेंटर जो है, सेंटर ये हो गया और ये हो गया पॉइंट पी, जो कि कितना दूरी पे है, यहाँ से x दूरी पे है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज के क्यू बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ रिंग। ये रेडियस जो हो गया वो आर हो गया इस रिंग का, है ना, के क्यू बाई आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे चार्जेस इसमें, अब क्या हो गया कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं। हम तो जानते हैं पॉइंट चार्जेस की वजह से लिखना पोटेंशियल कितना होता है, पॉइंट चार्ज क्यू है तो उसका पोटेंशियल कितना होता है आर दूरी पे, के क्यू बाई आर। इसमें जो क्यू चार्जेस है वो पूरा रिंग के फॉर्म में फैला हुआ है, तो सभी चार्जेस की वजह से सभी चार्जेस का दूरी आर है। तो इट इज सिमिलर टू कि एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, जब हम पोटेंशियल सेंटर पे निकालने जा रहे हैं तो हमारे लिए एक सिमिलरिटी मिलता है इससे कि क्यू चार्ज से आर दूरी पे अगर जो तुमसे कोई पूछे यहाँ पे पोटेंशियल, तो तुम बोलते हो के क्यू बाई आर। तो यहाँ भी सारे चार्जेस, हालांकि ये चार्जेस फैले हुए हैं लेकिन सारे चार्जेस इस पॉइंट से आर दूरी पे हैं, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा पोटेंशियल के क्यू बाई आर, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि इधर वाला को ये कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, इसका भी जुड़ेगा, इसके वजह से ही पोटेंशियल जुड़ेगा, इसके वजह हर एक चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जुड़ेगा। इसमें निगेटिव चार्ज की वजह से निगेटिव पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, लेकिन पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ऐसा हो जाएगा। और जहां तक बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज जीरो, क्योंकि इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, ये वाला की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो होगा उसके वजह से उसको कैंसिल करेगा यहाँ वाला, और डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में जो चार्जेस होंगे एक दूसरे को टक्कर दे देंगे और ऐसा हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी एक सिमिलरिटी है, सारे चार्जेस यहाँ से कितने दूरी पे हैं, सारे चार्जेस यहाँ से कितने दूरी पे है, इस पॉइंट से देखो तो इतने ही दूरी पे हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज ये हो जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होता है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, तो चार्ज रिंग के वजह से हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रॉड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रॉड क्या होगा। तो अगर जो मान लो कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इसके वजह से क्या होगा पोटेंशियल यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर जो पॉइंट पी है कोई पूछ दे तो बोलेंगे नॉट डिफाइंड पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इनफाइनाइट चार्जेस हैं, ये इनफाइनाइट दूरी तक है कि नहीं, और हमने माना है पोटेंशियल एट इनफाइनाइट या पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, या पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो अज्यूम किया गया है, उसको रेफरेंस लिया गया है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। ये अज्यूम्ड है, अजम्पशन है, हमारे अजम्पशन अगर जो ऐसे हैं तो हमारे पास एक सवाल ऐसा आ जाए कि चार्ज ही जो है इंफिनिटी तक फैला हुआ, जिसका कोई ना तो शुरुआत है ना तो अंत है, ऐसा वाला बात आ जाए तो फिर हम नहीं डिफाइन कर सकते कि यहाँ पर पोटेंशियल एग्जैक्टली कितना है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि यहाँ दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस बता सकते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहाँ से यहाँ जाने में वर्क डन है उसका निगेटिव के बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। समझ में आ रहा है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या हो गया, मतलब अगर जो इनफाइनाइट कोई भी चार्ज दे देता है, इनफाइनाइट चार्ज अगर जो रहता है इनफाइनाइट दूरी तक, तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जो इस तरह से लिमिटेड लेंथ का एक लाइन चार्ज दे दिया है ना, लिमिटेड लेंथ का एक लाइन चार्ज दे दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मान लो कि इस पे इस तरह से फैला हुआ है, इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर है ना, लैम्डा कूलम पर मीटर इस पे चार्ज है। अगर जो कोई पूछ दे कि इसके एक्सिस पे, है ना, इसके एक्सिस पे यहाँ से अगर जो ये लेंथ टोटल इसका एल है और इसके एक्सिस पे आर दूरी पे यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, वीपी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये हम निकाल सकते हैं। और इसका निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, इसका निकालने का तरीका हो जाएगा, इसमें वीपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल, मतलब के लैम्डा, के क्यू बाई एल यानी कि के लैम्डा
लॉग रिजल्ट अगर जो देखें तो हो जाएगा R प्लस एल बाई आर, इस तरह से ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट कैसे आएगा? ये रिजल्ट आएगा इस तरह, अगर जो इसमें देखा जाए चार्ज अगर जो देते, अगर जो कोई दे दे इस पे चार्ज के फॉर्म में, ये लैम्डा है क्या? लैम्डा इज एक्चुअली क्यू बाई एल, लैम्डा इज क्यू बाई एल। तो इस पॉइंट पे चार्ज के फॉर्म में ऐसे भी यूज कर सकते हो के क्यू बाई एल लॉग, जिसका बेस क्या है? ई है, आर प्लस एल बाई आर, ऐसा भी लिख सकते हो अगर जो चार्ज के फॉर्म में दिया हुआ है। और ये रिजल्ट कैसे आएगा? ये रिजल्ट आएगा, यहाँ से क्या करो, यहाँ से x दूरी पे जाओ, यहाँ से x दूरी पे जाओ, मतलब इस तरह से तुम जाओ। मान लो कि एक यही वाला जो लाइन चार्ज है इसमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ से x दूरी पे जाओ, x दूरी पे जाओ और dx का एक एलिमेंट लो, dx लेंथ का एक एलिमेंट लो और उसके हिसाब से क्या लिखो, इस dq चार्ज, इसका जो dq चार्ज आएगा वो dq चार्ज क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू डी एक्स, ये dq चार्ज हो जाएगा। और इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके वजह से छोटा सा पोटेंशियल जो डेवलप होगा, छोटा सा इस पॉइंट पे dv जो क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा? के क्यू, मतलब के डी क्यू बाई एक्स, क्या हो जाएगा? के डी क्यू बाई एक्स, डी क्यू को लैम्डा डी एक्स लिख दो, मतलब के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स। और इसी को इंटीग्रेट कर देना है, इसी को इंटीग्रेट कर देना है कहाँ से कहाँ तक? सबसे पहला दूरी जो है कितना है? r है, और सबसे लास्ट वाला दूरी जो है r प्लस एल है। ये वाला दूरी r है और ये वाला दूरी यहाँ से r प्लस एल है। सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। और इसी तरीके से ये जो रिजल्ट आया है के लैम्डा लॉन एल जो है वही वाला है, लेंथ है, ठीक है, ये रिजल्ट आया है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू electric potential due to disk, charged disk, uniformly charged disk, uniformly charged disk। अगर जो ये डिस्क है ना, इस पे चार्ज है, तो इसमें x दूरी पे, अगर जो p पॉइंट x दूरी पे है, तो इसमें बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा अगर जो इस पे सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर चार्ज है। सिग्मा कूलॉम अगर जो पर मीटर स्क्वायर चार्ज है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? सेंटर पे जो होगा, यहाँ अगर जो सेंटर की बात करें, सेंटर पे जो होगा पोटेंशियल वो कितना होगा, और पॉइंट पी पे जो होगा पोटेंशियल वो कितना होगा, ये हमें बताना है। और हमें ये फॉर्मूला याद भी रखना है, और इसको निकाला जा सकता है, हालांकि याद नहीं रखना है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर जो सेंटर पे बोला जाए तो सिग्मा आर, ये वाला याद रख सकते हैं, सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट सेंटर पे होता है। सेंटर पे अगर जो कैलकुलेट करोगे तो सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर जो इसको समझना है कि कैसे निकालें, कैसे इसको निकाला जाएगा, तो इसमें वही लेना है, एलिमेंट्री रिंग लेना है। एलिमेंट्री रिंग लोगे, मतलब अगर जो ये तुम्हारे पास डिस्क है ना, अगर जो ये डिस्क है तो इसमें एक्स रेडियस का क्या लोगे? एक्स रेडियस का एक एलिमेंट्री रिंग लोगे, और उसके वजह से इसमें डी क्यू निकालोगे, है ना। और फिर इसके वजह से यहाँ पे लिख दोगे क्या? एक्स रेडियस का अगर जो है तो के डी क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, छोटा सा पोटेंशियल उसके वजह से। और फिर उसको क्या कर दोगे? पूरा पोटेंशियल पाने के लिए क्या करोगे? एक्स को जीरो से लेके आर तक क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे के डी क्यू बाई डी एक्स को। डी क्यू निकल जाएगा क्योंकि ये वाला, इसका एरिया भी निकल जाएगा। इसका एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो डी एक्स इसका विड्थ है तो टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। और अगर जो इतना आ गया तो चार्ज कितना हो जाएगा? रो इंटू डी ए। तो यहाँ पे वेरिएबल डी क्यू का मिल जाएगा तुम्हें, dx के फॉर्म में इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ये dx क्या लिख दिया मैंने? गलत लिख दिया, x, ये x होगा, ये x होगा, ठीक है। तो रिजल्ट इस तरह से आते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट का अगर जो बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया।
उसके बाद अगर अगर मान लो कि एक एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर जो तुम्हें जाना है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर जो तुम्हें जाना है तो क्या करना है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर जो लिखना है वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। मान लो कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए हो, तो जिस रास्ते से गए हो तो उसका वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन का निगेटिव जो हो जाएगा वो पोटेंशियल का यहाँ पे डिफरेंस तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। ये तरीका है। और इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, ये वाला वैल्यू इज ऑल्सो ये होगा, इसका प्रूफ भी किया जा सकता है, खैर उतना समय नहीं है। लेकिन अगर जो यहाँ से यहाँ जाना तो वर्क डन निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उससे उसमें एक निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और इसमें क्या बात करना था, और इसमें अगर मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कि पॉइंट ये ई है, इसका वैल्यू ई है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ। ये अगर जो दूरी डी है, ये अगर जो दूरी डी है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कितना करेगा, ई इंटू डी, ई इंटू डी करेगा तो चेंज इन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ई डी, ये हो जाएगा। निगेटिव ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटू डी, और डेल्टा भी जो हो जाएगा मतलब वी बी माइनस वी ए विच इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वहां से ये चीज आ जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो रहा तो। ठीक है, अब जैसे कि बात यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि भाई इनफाइनाइट वाला जो लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट वाला लाइन चार्ज है, इसमें अगर जो लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है, तो इस पॉइंट से अगर जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा और ये वाला पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन वी बी माइनस वी ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होता है इसमें 2k लैम्डा बाई एक्स। अगर जो इसमें अगर जो बात करें ये x दूरी होगा तो 2k लैम्डा बाई एक्स हमें पता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा x बढ़ेगा, तो इसका वर्क डन हम कर सकते हैं, मतलब निगेटिव ऑफ 2k लैम्डा बाई एक्स डॉट डी एक्स। मतलब ये दूरी अगर जो r है तो यहाँ से क्या कर देंगे, 0 से r, x का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू जो होगा ये मान लो कि r1 है, ये r1 है और ये r2 है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें 2k लैम्डा x इंटू डी एक्स, ये वाला वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए, r1 से r2 ऐसा कर देंगे तो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैथमेटिकली तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, r1 से r2 पे अगर जो तुम लेके जा रहे हो तो उस तरह से हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2k लैम्डा लॉग r2 बाई r1। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2k लैम्डा लॉग r2 बाई r1। ये हो जाएगा रिजल्ट, याद कर सकते हो, याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना उतना भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप इस तरह का हो जाएगा। एक होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है, उसमें क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वहां होगा जहां पर, जैसे तुम समझ सकते हो कि ग्रेविटेशन से तुम इसको याद रख सकते हो, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो बताओ इस लेवल पे, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम होता है कि नहीं। ग्राउंड पे हर जगह पोटेंशियल एनर्जी 0, एच हाइट पे हर जगह mgh, है कि नहीं। 2h हाइट पे मतलब h1 हाइट पे हर जगह mgh1, h2 हाइट पे हर जगह mgh2। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे रहता है, ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे रहता है, नीचे की तरफ, है कि नहीं। तो ये सरफेस अगर जो देखें इक्वी पोटेंशियल है, हर जगह पोटेंशियल सेम है, उसके परपेंडिकुलर में ग्रेविटेशनल फील्ड है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस परपेंडिकुलर टू द, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द
इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। सरफेस, बात को अगर जो समझ रहे हो तो बताओ, बात को अगर जो समझ पा रहे हो तो अपने मन में ही बोलो यस और आगे बढ़ो। और दूसरा पॉइंट ये है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, सभी पॉइंट्स पे समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशन में क्या होता है, हर जगह पे क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है, जी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड, स्मॉल जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड, एक तरह से है कि नहीं। एम जी जो लगता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ही तो फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज कांस्टेंट, है ना, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट रहेगा या जीरो रहेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट और जीरो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर जो कोई एक सरफेस है, ये एक अगर जो सरफेस है, ये सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जो होगा वो कांस्टेंट होगा। E1 जो होगा एक तो परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये सब क्या होगा, E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E3 इज इक्वल्स टू E4 होगा तो सब बराबर होगा, और होगा तो सब बराबर होगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लो, जैसे मान लो कि लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तो तुम इमेजिन करो, तुम इमेजिन करो कि इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो सिलिंड्रिकल बनेगा, क्योंकि क्योंकि है ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके चारों ओर एक सिलेंडर इमेजिन करो, चारों ओर एक सिलेंडर इमेजिन करो, जो कि उसका जो एक्सिस हो ये लाइन चार्ज हो, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये अगर जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो हर जगह 2k λ/x किधर, 2k λ/x किधर होता है, बाहर की तरफ, इससे परपेंडिकुलर। तो ऐसा लगेगा कि एक सिलेंडर से ना बाहर की तरफ लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा लाइन बना सकते हो, है ना। ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा तुम्हें, इस तरह का मिलेगा, ठीक है। और भी बना सकते हैं लाइन, लेकिन इतना ही काफी, मतलब इस तरह से मिलेगा। वहीं पे अगर जो एक पॉइंट चार्ज के बारे में देखें, पॉइंट चार्ज से जो निकलने वाला लाइन इस तरह से, तुम जानते हो कि पॉइंट चार्ज से क्या होता है, क्या होता है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, है ना। अगर जो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ तो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, एक स्फेरिकल मिलेगा, क्योंकि यहाँ से स्फेयर मिलेगा, स्फेरिकल सरफेस मिलेगा, है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस जो मिलेंगे, हर जगह पे क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि, और जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं कैपेसिटर वाला जो पढ़ते हैं, मान लो कि ये मेटल इनफाइनाइट मेटल शीट है, ये इनफाइनाइट मेटल शीट है, तो इसके वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, है कि नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या हो, ये इनफाइनाइट अगर जो शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, और पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल में डिफरेंस क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट माना जाता है ना नजदीक में, मतलब इनफाइनाइट वाला में है σ/2 ε0, यही होता है ना। एक सिंगल लेयर अगर जो है तो σ/2 ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके आसपास में, इसके आसपास में, इसमें कोई दूरी पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है, सब जगह लगभग बराबर ही है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है 90 डिग्री पे पार करेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बन सकता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है ना, ये परपेंडिकुलरली पार इसको क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और सभी का वैल्यू सेम होगा,
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब यही हुआ। और अगर जो हम कहें कि भाई पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घटता है ना। पोटेंशियल, एक और चीज यहाँ पे लिख लें, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड potential decreases in the direction of electric field. You can say that potential at surface A and potential at surface B में कौन बड़ा होगा, VA is greater than VB। and in previous cases अगर जो यहाँ पर potential A है, यहाँ पे potential B है, तो VA is greater than VB। यहाँ पर अगर जो कोई बोल दे A पॉइंट B पॉइंट में पोटेंशियल कहाँ जाता है, VA is greater than VB। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।